नमस्कार। इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। सेरेब्रल पॉल्सी, जी हाँ, यह एक बीमारी का नाम है जो ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाई जाती है। आज हम जानेंगे कि सेरेब्रल पॉल्सी में बच्चों को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है और इसका इलाज क्या है। आपको बता दें, इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या। इसके बारे में बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो नहीं जानते, मैं चाहती हूँ इसके बारे में आप एक बार बताएं। ये काफ़ी पर्टिनेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कॉमन बीमारी है समाज में जी। ये एक्चुअली डेवलपिंग ब्रेन में, यानी कि विकासशील ब्रेन, जी। जो ब्रेन विकास कर रहा है, अर्थात वैसा ब्रेन, वैसा दिमाग जो माँ के गर्भ में है उस समय या जन्म के समय या जन्म के बाद 2 साल तक किसी वजह से दिमाग में नुकसान होने से या ऑक्सीजन की या ब्लड की या ग्लूकोज की कमी होने से या किसी अन्य तरीके से नुकसान होने से होता है। और ये बीमारी अपने को बच्चों में मूवमेंट की परेशानी, यानी कि बच्चे का मूवमेंट कैसे होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो घुटनों के बल चलते हैं, तो ऐसे बच्चे घुटनों के बल नहीं चल पाते हैं। या उसके बाद बच्चे अपने पैरों पे चलते हैं, तो ये बच्चे अपने पैरों पे नहीं चल पाते हैं। दूसरी परेशानी इसमें क्या होती है कि मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा लचीलापन होना या मांसपेशियां बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं या कड़ी होती हैं, तो उनकी वजह से परेशानी होती है। और उनका पोस्चर भी डिफरेंट हो जाता है। पोस्चर अर्थात उनके बैठने के दौरान उनका पोस्चर, लेटने के दौरान उनका पोस्चर, चलने के दौरान उनका पोस्चर, खड़े होने के दौरान उनका पोस्चर, मांसपेशियों की ढिलाई या कड़ेपन की वजह से ये उनका पोस्चर भी डिफरेंट हो जाता है, अलग तरीके का हो जाता है। तो और साथ में एसोसिएटेड कई सारी दिक्कतें रह सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं कि ये सारी दिक्कतें रहें, जैसे कि उनका बुद्धि का कम होना, देखने की समस्या, सुनने की समस्या, खाद्य पदार्थ को चबाने निगलने की समस्या, बोलने की समस्या, नींद की समस्या, कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें साथ में एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है: मूवमेंट की परेशानी, मांसपेशियों में लोच की परेशानी और पोस्चर की परेशानी। जी सर, अभी आपने तो ये बता दिया हमारे दर्शकों को कि सेरेब्रल पॉल्सी है क्या। आगे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये किस उम्र में होती है और समाज में किस तरह से आती है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सेरेब्रल पॉल्सी की बीमारी ज़्यादातर, चूँकि ये गर्भ से पहले होती है, इसलिए ये बीमारी तो जन्मजात ही होती है। जन्म से ही ज़्यादातर बच्चों लेके आते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो इसके कुछ लक्षण तो जन्म से ही या जन्म के कुछ महीनों के भीतर ही देखने में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके लक्षण 1 साल से 2 साल के बीच में प्रकट होते हैं और वो फिर सबको पता चलने लगता है। कम उम्र पे सिर्फ ट्रेंड डॉक्टर्स इस बीमारी को पकड़ सकते हैं और इसमें सेक्स प्रिवेलेंस नहीं है, यानी कि मेल या फीमेल में किसी में ज़्यादा किसी में कम होना, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक हम लोग देखें कि गांव और शहरों में प्रिवेलेंस में कमी, तो गांवों की तरफ थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ गाँव में थोड़ी कम है, तो इसलिए अनट्रेंड लोग डिलीवरी करा देते हैं। हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं होती, माएँ अच्छे से हेल्थ चेकअप नहीं लेती हैं, जो खान पान करना चाहिए वो नहीं करती हैं। इसलिए गाँवों में या अशिक्षित लोगों में या कम पढ़े लिखे लोगों में, इकोनॉमिकली जो लोग थोड़े से कम पैसे वाले हैं, उन समाज में वैसे लोगों में ये ज़्यादा देखने में आती है। तो ये इस तरीके से गांव की तरफ, और लगभग 1000 में 2 से 3 बच्चों में ये मैनिफेस्ट करती है खुद को ये बीमारी। अगर 1000 बच्चे हम लोग लें तो उसमें से 2 से 3 बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी के निकलते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि देखा आपने कि सर ने बताया कि गांव में जो कभी कभी डिलीवरी के समय घर ही में डिलीवरी करवा ली जाती है, जैसे दाई वगैरह से, लेकिन इससे बचना है आपको, क्योंकि अगर आप इस तरीके से डिलीवरी करवाते हैं तो आप बीमारी घर में लाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या है और किस उम्र में देखने को मिलती है। बिल्कुल,
ये बीमारी जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया था, जी इसके मुख्य लक्षण जो हैं वो हैं कि बच्चे की मांसपेशियों के लचीलेपन में अंतर रहता है। कुछ बच्चों की मांसपेशियां बिल्कुल लचीली होती, बिल्कुल ढीली होती हैं, जी गोद में लेने पे वो फिसलते हुए से प्रतीत होते हैं। और कुछ बच्चों की मांसपेशियां इतनी कड़ी और सख्त होती हैं कि उनको ऐसे गोद में लेने पे उनके पैर क्रॉस कर जाते हैं, इसको सीजरिंग बोलते हैं। जी उनके हाथ के अंगूठे पाम के बीच में रहते हैं काफ़ी समय तक, यूं इस तरीके से उनकी मुट्ठी रहती है। और उनके एड़ी काफ़ी टाइट रहती है, दोनों एड़ी काफ़ी टाइट रहती है। तो उनको जब हम लोग खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो पंजों पे खड़े होते हैं। तो इस तरीके से मांसपेशियों का कड़ापन इन 3-4 लक्षणों के माध्यम से प्रकट होता है। और दूसरी जो प्रॉब्लम इनमें होती है, मांसपेशियों के कड़ेपन की वजह से या मांसपेशियों के अत्यधिक लोच की वजह से उनका पोस्चर नॉर्मल बच्चों के पोस्चर की तुलना में अलग तरीके का होता है। जैसे अगर मांसपेशियां बहुत ज़्यादा लोचदार हैं तो बच्चों को लिटाने पे पिथड फ्रॉग पोजीशन या चारों पैर और इस तरीके से लेटते हैं। और बहुत ज़्यादा कड़ापन होता है तो गर्दन को पीछे ऐंठ के और बिल्कुल एबनॉर्मल पोस्चर में वो लेटते हैं। खड़ा कराने पे उसी तरह से एबनॉर्मल पोस्चर और चलने पे उसी तरह से एबनॉर्मल पोस्चर में चलते हैं। और तीसरी चीज़ जो इसमें होती है कि बच्चों में मूवमेंट का या चलने का या एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रॉब्लम रहता है। यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो माह बन के चलते हैं, तो ये बच्चे कुछ अजीब तरीके से डब्लू सीटिंग में बैठते हैं, उसको डब्लू सीटिंग बोलते हैं, या वज्रासन एक योगा पोस्चर है, उस तरीके के पोस्चर में बैठते हैं और मेढक की तरह फुदक फुदक के आगे बढ़ते हैं। या कुछ बच्चे कमांडो की तरह क्रॉल करते हैं। ये सारा पोस्चर 1 साल से पहले जो बच्चे माह बन के चलना चाहें उस तरह के बच्चों में, और जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 2 साल 3 साल जिनको खड़े होकर चलना चाहिए, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के पोस्चर में अलग अलग तरीके से मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे तो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, चल नहीं सकते, उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है या व्हील चेयर में ले जाना पड़ता है। तो ये 3 तरह की मुख्य प्रॉब्लम होती है इसमें। और बाकी प्रॉब्लम जैसे कि उनकी बुद्धि थोड़ी कम होना या मांसपेशियों से उनका कड़ापन की वजह से और भी तरह की हड्डियों का प्रॉब्लम हो जाना, या उनका देखने की समस्या, सुनने की समस्या, बोलने की समस्या, मिर्गी की समस्या, या उनको खाना चबाने या घोंटने की समस्या, इस तरह से कई सारी चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं इसमें। लेकिन मुख्य चीज़ें जो 3 हैं वही इसके लक्षण हैं, उसी के आधार पे हम लोग इसको डायग्नोज करते हैं, बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। और इसमें फिर तरह तरह के प्रकार हैं। इसमें स्पास्टिक टाइप है, इसमें अटैक्सिक टाइप है, डिस्काइनेटिक टाइप है। तो स्पास्टिक में फिर क्वाड्रिपेरेटिक हैं, हेमीप्लेजिक हैं, डाइप्लेजिक हैं। इसमें शरीर के भिन्न भिन्न भागों कौन सा भाग अफेक्ट हुआ है इसके आधार पे इनका क्लासिफिकेशन होता है। अगर दोनों हाथ और दोनों पैर बराबर अफेक्ट होते हैं, बराबर टाइट होते हैं, तो उनको क्वाड्रिप्लेजिक बोलते हैं। सबसे सीवियर टाइप का ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सेरेब्रल पाल्सी है। और शरीर के आधा हिस्सा राइट या लेफ्ट अगर अफेक्टेड है तो उनको हेमीप्लेजिक या हेमीपेरेटिक बोलते हैं। और अगर सिर्फ पैर अफेक्टेड है तो उनको डाइप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। और डिस्काइनेटिक जिसमें कि बेसल गैंग्लिया में डैमेज होता है और तरह तरह के मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है, वो ऐंठते हैं या बहुत ज़्यादा हिलते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इमोशनली भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, खाना घोंटने में भी काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, उसको डिस्काइनेटिक या कोरियोथेटोइड सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। और जिनको सेरिबेलम में प्रॉब्लम होती है उनको अटैक्सिक या बैलेंस का प्रॉब्लम रहता है, वो चल सकते हैं लेकिन बैलेंस नहीं मिलता तो बार बार गिरते हैं। तो ये मुख्य प्रकार हैं सेरेब्रल पाल्सी के। सर, अभी आपने बताया कि सेरेब्रल पाल्सी के प्रकार क्या हैं, इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कारण है कि बच्चों को इतनी परेशानियां सहनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये किसी भी चीज़ की रोकथाम अगर हम करना चाहें तो उसके कारण पहले जानना होता है, क्योंकि कारण अगर हम जानेंगे तभी उसकी रोकथाम कर सकते हैं।
तो इस बार इसको कारण को विस्तार में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी के कारणों को 3 भाग में हम अगर विस्तार से डिवाइड करके बांट के अगर समझें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो कुछ कारण ऐसे हैं जो बच्चे के जन्म के पहले के कारण हैं, कुछ कारण बच्चे के जन्म के आसपास के हैं और कुछ कारण बच्चे के जन्म के बाद के हैं। तो बच्चे के जन्म के पहले के क्या कारण हैं? तो जैसे माताओं का पोषण, जो माताएं हैं उनका पोषण अगर उचित ढंग से नहीं हो, उनके खान पान में कमी रह गई, उनकी ऊंचाई कम हो, उनका वजन कम हो, उनको जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां इस तरह से नहीं दी गई हों और पहले से ही वो कमज़ोर माताएं हों, खून की कमी हो उनमें, तो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी हो सकते हैं। और कारण है अगर माताओं को पहले तिमाही में, पहले 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टी हुई हो या टॉर्च नाम का इन्फेक्शन हुआ हो, या उनको खून की कमी हो गई हो, या उनको और भी किसी तरह का इन्फेक्शन लग गया हो, या कोई दवाई ले ली हो, या किसी तरह का एक्सरे करा दिया गया। एक्सरे बिल्कुल प्रेगनेंसी में मना है, एक्सरे नहीं कराना है, उसका बुरा असर बच्चे पे पड़ सकता है। और पहले 3 महीने के बाद माताओं को अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको PIH बोलते हैं या प्री क्लैम्सिया बोलते हैं, तो उसका भी बुरा असर बच्चे पे पड़ता है। या माताओं को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था में होने वाला डायबिटीज़ हो जाता है, या थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, तो उसका भी बुरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और लास्ट के आखिरी महीनों में अगर माताओं का जो गर्भाशय में पानी होता है, वो पानी में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोरियन उसके आसपास की मेम्ब्रेन्स में इन्फेक्शन हो जाए, जिसको कोरियो एमनियोनाइटिस बोलते हैं, तो उस वजह से भी हो सकता है। या कभी कभी प्लेसेंटा अपने जगह से एबनॉर्मल पोजीशन पे होता है, या यूटरस की बनावट में गड़बड़ी होती है, तो इस तरह के कारण भी हो सकते हैं। या कभी कभी एक से ज़्यादा गर्भ होता है, ट्विन्स या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुप्लेट्स, इस तरह के प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा खतरा रहता है। या बच्चे जो जन्म से समय से पहले जिनका जन्म हो गया, जैसे कि यूजुअल डिलीवरी 9 महीने पे होती है, तो अगर 8 महीने पे, 7 महीने पे या उससे कम समय में अगर डिलीवरी हो जाए, तो बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी का खतरा ज़्यादा होता है। और यूजुअली बच्चों का वजन जन्म के समय 2.5 किलो से ऊपर होना चाहिए। तो अगर बच्चों का वजन काफ़ी कम होता है, जैसे 1.5 किलो, 1 किलो या 1 किलो से कम के बच्चे होते हैं, तो उनमें भी सेरेब्रल पाल्सी का खतरा ज़्यादा होता है। और फिर हम बात करते हैं जन्म के समय के कारण के। तो इसमें मुख्य 2 तरह के कारण होते हैं कि बच्चे को जन्म लेने में कठिनाई हुई। नॉर्मली बच्चे सिर के तरफ से जन्म लेते हैं, सिर पहले निकलता है और उसके बाद शरीर का बाकी हिस्सा निकलता है। तो अगर बच्चे किसी दूसरे तरीके से निकलते हैं, उनका पैर पहले निकलता है, या ब्रीच पहले निकलता है, या हाथ या छाती, ऐसे डिलीवरी भी होती है, तो उस केस में बच्चे जल्दी नहीं निकल पाते हैं। शोल्डर कभी कभी फंसा रह जाता है, कभी कभी बटक्स फंस जाते हैं, तो उस दौरान बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो और दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि डिलीवरी के समय कभी कभी बच्चों के ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है या खून निकल जाता है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और बच्चों को जन्म के बाद कभी कभी सेप्सिस हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। वो सेप्सिस बच्चों के लंग्स में या फिर ब्रेन में पहुंच जाता है, जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन बच्चों में लगना भी एक पोस्ट नेटल सेरेब्रल पाल्सी या जन्म के बाद की सेरेब्रल पाल्सी का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। तो हम लोगों के देश में इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन है। तो कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या टीबी काफ़ी कॉमन है अपने देश में। तो बच्चों में बाद में टीबी लगना भी एक काफ़ी कॉमन कारण है। और छोटे बच्चे काफ़ी चंचल होते हैं, स्वभाव से ही चंचल होते हैं, और एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होता है, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इसमें कई बार उनको चोट लगती है, कभी छत से गिर जाते हैं, कभी ऊंचाई पे चढ़ के बेड से कूद जाते हैं, कभी कहीं चढ़ने में कभी सीढ़ी से चोट लग जाती है। तो इस दौरान सिर में गहरी चोट लग गई हो और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई हो, तो वो भी एक कारण बनता है।
जन्म के समय एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है, ज़्यादातर बच्चों में 60-70% बच्चों में जन्म के समय पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है। जी। उसके कई कारण हैं। तो अगर जॉन्डिस ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो खून के थ्रू ब्रेन में पहुंचता है और ब्रेन में एक बेसल गैंग्लिया नामक टिश्यू है, वहाँ पे वो जमा हो जाता है। तो उसके बाद भी बच्चे सेरेब्रल पाल्सी हो जाते हैं और स्पेसिफिकली उन बच्चों को डिस्काइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी होती है। बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं मिलता, मूवमेंट की प्रॉब्लम और लार गिरना और स्वलोइंग की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा कॉमन है। और बच्चे अगर थायराइड की कमी रह जाती कुछ बच्चों में, अगर उन बच्चों को हम लोग अर्ली डिटेक्ट कर लें, अर्ली पता चल जाए हमें, और थायरॉक्सिन हार्मोन का थेरेपी अगर हम लोग शुरू से दे दें, तो ये बच्चे आगे चल के सेरेब्रल पाल्सी नहीं होंगे जी। और अगर लेट से यही बच्चे हम लोग पकड़ते हैं 2 साल, 2.5 साल, 3 साल या नहीं पकड़ पाते हैं, तो वो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के रूप में ये आगे चल के बनते हैं। तो यही मुख्य कारण सेरेब्रल पाल्सी के हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद थायराइड की जांच करवानी चाहिए। मैं चाहती हूँ इसके बारे में आप थोड़ा विशेष तरीके से हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि समाज में ये फैला हुआ है, इवन हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर जी, डॉक्टर्स के अंदर, और सभी लोग यही कहते हैं कि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर एक बार हो गया तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इसका बचाव नहीं कर सकते हैं। जी। तो सेरेब्रल पाल्सी के कुछ ऐसे कारण हैं जिनका बचाव हम लोग कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर जल्दी समय पे हम लोग पता कर लें तो। जी। तो इसमें कुछ कारण हैं, जैसे कि माताओं को आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो और उस थायराइड की कमी की वजह से बच्चे पे, दिमाग पे और मांसपेशियों पे बुरा असर पड़े या वो क्रेटिन हो जाए। क्रेटिनिज्म एक तरह से सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी को ही जन्म देती है। तो एक बचाव का ये तरीका है कि माताओं को पर्याप्त मात्रा में आयोडीन युक्त नमक मिले, ताकि उनको आयोडीन की कमी ना हो, उससे थायराइड ग्लैंड सही ढंग से काम करती रहे और मदर्स को हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं हो और बच्चों का विकास सही ढंग से हो। दूसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु से ही ब्लड कलेक्ट कर लें, या बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद या 72 घंटे बाद ब्लड कलेक्ट करें और उसमें थायराइड TSH हार्मोन का चेक करें। तो हम लोग वो बच्चे जो थायराइड की कमी से ग्रसित हैं उनको जल्दी पकड़ पाएंगे, जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, ताकि वो बच्चे फ्यूचर में थायराइड हार्मोन के बिना अगर विकसित हों तो वो सेरेब्रल पाल्सी के रूप में विकसित होंगे। तो उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो ये स्क्रीनिंग है, ये एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर कह सकते हैं इसको। बच्चों के जन्म के समय थायराइड की जांच करना एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर है। तो थायराइड के साथ साथ हम लोग और भी कॉमन मेटाबॉलिक या इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए भी चेक कर सकते हैं, जिसमें फिनाइल क्यूटोनूरिया और भी ऑर्गेनिक एसिडेमिया, यूरिया साइकिल डिफेक्ट्स और भी कुछ बीमारियों का जो कॉमन बीमारियां हैं उनके लिए चेक कर सकते हैं। तो वो भी अगर हम लोग समय से पकड़ लेते हैं तो उनमें से कुछ का इलाज है, तो उन बच्चों को भी हम लोग सेरेब्रल पाल्सी होने से बचा सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर समय पे हम लोग उनको डिटेक्ट कर लें, पहचान लें, तो वो बच्चे सेरेब्रल पाल्सी नहीं होंगे। सर, यदि कोई बच्चा सेरेब्रल पाल्सी का शिकार है तो उसको किस तरह से इलाज करवाना चाहिए और कितने चांसेस है इसमें कि बच्चा ठीक हो सकता है? ये काफ़ी जटिल सवाल है जी। और इसमें यही कहा जाता है शुरू से ही जी कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है, या यूँ कहें कि जैसे बाकी बीमारियों का इलाज है, जैसे बुखार है, मलेरिया है, दवाई देते हैं, बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो ये वैसी बीमारी नहीं है जिसको कि जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, अगर समय से हम लोग इसका पता करें, समय से बच्चों को डिटेक्ट करें और समय से हम लोग इलाज के लिए भेजें, तो काफ़ी सुधार हम लोग कर सकते हैं। और सेरेब्रल पाल्सी के कुछ प्रकार हैं जिनमें कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने में आता है, जैसे कि स्पास्टिक डाइप्लेजिया, या जिनमें सिर्फ दोनों पैर ही अफेक्टेड होते हैं, बाकी शरीर ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता, उनमें काफ़ी अच्छा सुधार होता है। हेमीपैरेटिक सेरेब्रल पाल्सी, जिनमें शरीर का एक आधा हिस्सा अफेक्टेड होता है, उसमें भी काफ़ी अच्छा सुधार देखने में मिलता है। और जिसमें सबसे कम सुधार देखने में आता है वो स्पास्टिक क्वाड्रिपैरेटिक है, जिनमें चारों
हाथ और पैर अफेक्टेड होते हैं और शरीर का लगभग सारा हिस्सा ही अफेक्टेड होता है, उसमें कम सुधार देखने में मिलता है। जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जल्दी भेजें, ताकि एक एस्पेक्ट होता है ब्रेन का, उसको न्यूरोनल प्लास्टिसिटी बोलते हैं। जी। ब्रेन प्लास्टिक की तरह होता है, अगर उस पर थेराप्यूटिक इफेक्ट किया जाए तो जो हिस्से डैमेज हो गए हैं उनका फंक्शन दूसरा हिस्सा ले लेता है और वो कमी नहीं रह जाती है। जी। तो इसको न्यूरोनल प्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं। वो खास करके 3 साल से कम के बच्चों में देखने में आती है। तो सेरेब्रल पाल्सी का इलाज 3 साल से पहले, और अगर संभव हो तो 2 साल से पहले या 1 साल से पहले शुरू करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब सवाल ये है कि किस तरीके से हम लोग इसका इलाज करें। जी। तो सेरेब्रल पाल्सी हम देखते हैं कि इनके लक्षण काफ़ी ज़्यादा हैं, कॉन्स्टेलेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स है। तो हर तरह के लक्षणों के लिए अलग अलग तरह का इलाज है। जैसे मुख्य लक्षण को हम लोग लें जी। कि मांसपेशियों में कड़ापन होता है। जी। तो मांसपेशियों में कड़ापन को हम लोग दवाइयों से एड्रेस कर सकते हैं, दवाइयों से ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। तो कुछ दवाइयां हैं जो कि मांसपेशियों को सख्त होने से रोकती हैं या उनके लोच को बढ़ाती हैं। जी। तो हम लोग दवाइयां देते हैं, और बच्चे अगर दवाई शुरू में नहीं ले पाए या काफ़ी देर के बाद हमारे पास आए, जी। जैसे कि कोई 5 साल 6 साल या 8 साल का बच्चा आता है जिनकी मांसपेशियां सख्त होते होते कॉन्ट्रैक्चर, एक बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर परमानेंट छोटी हो गई, जी। तो उस तरह के बच्चों में ऑपरेशन या सर्जरी करना पड़ता है। ये ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर करते हैं। टेंडन ट्रांसफ़र, टेंडन लेंथनिंग, इस तरह के नाम से सर्जरी हैं। या कभी कभी मांसपेशियों के ज़्यादा सख्त होने की वजह से हड्डियां भी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ऑस्टियोटोमी वगैरह सर्जरी की जाती है, हड्डियों को काटा जाता है, हड्डियों को अलाइन किया जाता है। तो इस तरह से सर्जरी भी कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका होता है, जब मांसपेशियां कड़ी तो हैं लेकिन परमानेंट कॉन्ट्रैक्चर में नहीं गई हैं, तब तक के लिए मांसपेशियों में एक बोटॉक्स का इंजेक्शन, खास करके ये मांसपेशी जो काफ मसल बोलते हैं ये टाइट हो जाती है, जी। तो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाते हैं या फिनोल नर्व ब्लॉक देते हैं, तो उससे मांसपेशियों का कड़ापन चला जाता है। उसके बाद हम लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो दवाइयों का रोल और भी कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स या कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं, साथ साथ होने वाली परेशानियां, जैसे कि मिर्गी की दिक्कत। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों में मिर्गी की दिक्कत होती है, तो उसमें दवाइयों का काफ़ी अच्छा रोल है। तो दवाइयों से वो मिर्गी ठीक कर सकते हैं हम लोग। लार गिरने की प्रॉब्लम, वो भी दवाइयों से या कुछ और अन्य तरीके से उसको काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं। कब्जियत की परेशानी, उसको भी दवाइयों से या कुछ अन्य तरीक़ों से हम लोग ठीक कर सकते हैं। जी। और दूसरी समस्या है नींद की परेशानी, तो उसमें भी हम लोग कुछ दवाइयां हैं जिससे नींद की परेशानी पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी। और भी काफ़ी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें दवाइयां अच्छा काम करती हैं। जी। तो अब आते हैं दवाइयों से अलग हटके इसका क्या इलाज है। तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, या यूँ कहें कि दवाइयों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, अर्ली स्टिमुलेशन थेरेपी। ये सब थेरेपी जो हैं वो ट्रेंड थेरेपिस्ट कराते हैं या ट्रेंड सेंटर्स होते हैं। जी। जैसे कि चाइल्डहुड न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे इस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्टिमुलेटर्स और साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं। जी। जो इस तरह के थेरेपी कराते हैं। और जितनी जल्दी ये थेरेपी शुरू कराया जाए उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें। जी। तो और ये कंबाइंड अप्रोच है, टीम अप्रोच है। जी। ये चीज़ मुझे शुरुआत में ही कहना चाहिए था कि सेरेब्रल पाल्सी का इलाज एक टीम वर्क है। जी। कोई एक तरह का डॉक्टर इसका इलाज नहीं करता, एक टीम होती है। आइडियली तो एक हॉस्पिटल या एक क्लिनिक होना चाहिए जहाँ बहुत सारे कमरे हों और हर तरह के थेरेपिस्ट को अलग अलग एरिया दे रखा हो, ताकि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को एक थेरेपिस्ट से दूसरे थेरेपिस्ट कई जगह भटकना ना पड़े, एक ही जगह में उनका इलाज हो। तो किस किस तरह के थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है? तो सबसे पहले तो बच्चों के डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास बच्चा जाता है जी। और उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन का इसमें रोल है कि सबसे पहले बीमारग्रस्त बच्चे उनके पास जाते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं
जी। और इन बच्चों में विटामिन की कमी, पोषण, उनका ग्रोथ, उनकी हाइट, उनका वेट, ये सब चीज़ों को चेक करना और उनको प्रॉपर वे में मेंटेन रखना, इन बच्चों का प्रॉपर वे में टीकाकरण करना। और एक बात मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ कहना चाहूँगा कि टीकाकरण नॉर्मल बच्चों से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। कोई भी टीका रोकने की जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों में। सारे तरह के टीके इनको देने हैं ऐसे बच्चों को। तो पीडियाट्रिशियन का ये रोल हो गया। बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट का रोल ये है कि इसमें फाइन ट्यूनिंग करना। जैसे हमने डिस्कस किया कि सेरेब्रल पाल्सी कितने प्रकार की होती है, तो ये न्यूरोलॉजिस्ट को देखना है कि ये कौन सी तरह की सेरेब्रल पाल्सी है, उनका एमआरआई कराना, उनके स्पेसिफिक जांच कराना, ईईजी की ज़रूरत हो तो ईईजी की जांच, एमआरआई की जांच, या अगर और किसी तरह की जांच की ज़रूरत है तो वो जांच कराना, क्लासीफाई करना, उनमें कहाँ कहाँ क्या क्या एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ये काम करना। फिर ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर का काम है, फिर इनमें थेरेपिस्ट का काम है। तो सब लोग मिलजुल के एक साथ काम करें तभी इन बच्चों का पर्याप्त और संपूर्ण इलाज कर सकते हैं। एक चीज़ और इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया, अर्ली स्टिमुलेशन थेरेपी। तो ये क्या चीज़ है और किस प्रकार से ये काम करती है। तो जैसे अर्ली स्टिमुलेशन थेरेपी या अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है जन्म से लेके 6 साल तक के बच्चों को कोशिश ये करें कि जितनी जल्दी हो सके हम लोग डिटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट करें और उनका इलाज करें। तो ये इलाज किस प्रकार से करते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास 5 तरह के सेंसेस हैं, आँख, कान, टेस्ट सेंसेशन, स्किन और सूंघने की। तो ये 5 तरह के सेंसेस को हम लोग स्टिमुलेट करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो डेवलप होते हैं। ये कंसेप्ट है। तो कैसे इसको स्टिमुलेट किया जाए, तो आँखों को कैसे स्टिमुलेट करते हैं कि तरह तरह के बैलून, कलरफुल ऑब्जेक्ट्स उन बच्चों को रोज रोज दिखाना, उनके बेड के पास, उनके लेटने की जगह के पास कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, कलरफुल टॉयज, कलरफुल लाइट्स और चकमक करते हुए लाइट्स रखने से उनके विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है और उससे करस्पॉन्डिंग ब्रेन एरियाज डेवलप होते हैं। उसी प्रकार से ऑडिटरी स्टिमुलेशन देने के भी कई तरीके हैं, जैसे तरह के साउंड्स, जैसे रैटल का साउंड, बेल का साउंड, म्यूजिक का साउंड, माँ की लोरी का साउंड, ये इस तरह के साउंड बच्चों को सुनाने से उनके करस्पॉन्डिंग ब्रेन एरियाज डेवलप होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट स्मेल देने से, डिफरेंट टेस्ट की चीज़ें बच्चों को मुंह में देने से, और स्किन पे तरह तरह का सेंसेशन, कभी रुखड़ा, कभी सॉफ्ट, कभी भारी, कभी हल्का, इस तरह के स्टिमुलेशन देने से भी इन बच्चों का ब्रेन विकसित होता है, डेवलप करता है। इसको अर्ली स्टिमुलेशन थेरेपी कहते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी इस थेरेपी को स्टार्ट किया जाए उतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर साहब, जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी है उनको खान पान का किस तरह से विशेष ध्यान देना चाहिए और उनके परिजनों को क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में कुपोषण या कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी काफ़ी मात्रा में देखी जाती है जी। इसके काफ़ी कारण हैं, कई सारे कारण हैं। एक तो कुछ सेरेब्रल पाल्सी ऐसी होती हैं जैसे कि स्पास्टिक क्वाड्रिपेरेटिक सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें बच्चों के चबाने और घोंटने से संबंधित जो नसें हैं उनमें नुकसान होने की वजह से चबाना और घोंटना काफ़ी कष्टदायक या प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सब तरह के खाद्य पदार्थ ये बच्चे खा नहीं पाते। ज़्यादातर प्रवाही या लिक्विड और सेमी सॉलिड चीज़ें और जो सॉफ्ट चीज़ें हैं वही घोंट पाते हैं। जिनको चबाने की ज़रूरत नहीं होती है वही चीज़ें वो बच्चे खा पाते हैं। जैसे कि जो फ्रूट्स हैं, जैसे अमरूद, सेव, रोटी, इन चीज़ों को चबाना पड़ता है, तो ये चीज़ें नहीं खा सकते हैं। और अगर बच्चे सब कुछ नहीं खा सब पाएंगे तो उनका डाइट बैलेंस नहीं रह पाता है, तो उनमें पोषण की कमी या न्यूट्रिशन, विटामिन की कमी हो जाती है जी। और दूसरा कारण ये है कि कई सारे बच्चों में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या पेट और इसोफेगस या फूड पाइप को कनेक्ट करने वाली जो जगह है वहाँ का टोन भी कम होने से उनको काफ़ी रिफ्लक्स होता है। पेट का खाना मुंह तक आ जाता है और पेट का गैस्ट्रिक जूस मुंह तक आता है, एसिडिटी होती है और एस्पिरेशन भी होता है। इसी वजह से बार बार उनको निमोनिया की दिक्कत या एस्पिरेशन निमोनाइटिस की दिक्कत भी होती है जी। तो किस प्रकार से इन बच्चों के न्यूट्रिशन को या पोषण को हम लोग मेंटेन करें जी। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इन बच्चों को सेमी
रिक्लाइंड पोजीशन, या यूँ कहें कि 45 डिग्री के पोजीशन में ही खाना देना चाहिए। नहीं तो अगर सुपाइन पोजीशन में देंगे तो वो एस्पिरेट कर सकते हैं, क्योंकि फूड का पाइप और सांस लेने की जो पाइप है दोनों आसपास में है, तो वो फूड उनके फेफड़े में जा सकता है, चोक करके कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो इसलिए एक पोजीशन, खास पोजीशन में उनको खाना देना चाहिए। दूसरी ये चीज़ कि वो खाना चबा नहीं पाते हैं, तो हमें किसी तरह से उसको ग्राइंड करके, जो कड़ी चीज़ें भी हैं उनको ग्राइंड करके, सॉफ्ट करके, ताकि उनको ज़्यादा चबाना नहीं पड़े, वो घोंट सकें, ऐसे सेमी सॉलिड करके उनको देना चाहिए। और उनको एस्पिरेशन रोकने के लिए भी गाढ़ा चीज़ देना चाहिए। लिक्विड चीज़ जल्दी एस्पिरेट होती है, और जो ठोस है या जो सेमी सॉलिड है वो जल्दी ऊपर की तरफ नहीं आती है, तो इससे भी उनको एस्पिरेशन रोकने में मदद मिलती है। और कुछ दवाइयाँ हैं जो एसिडिटी या एस्पिरेशन को कम करती हैं, वो भी हम लोग दे सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसे बच्चों को कुछ विटामिन और न्यूट्रिशन या मिनरल्स की सप्लीमेंट भी देना पड़ता है। जैसे जिन बच्चों में एनीमिया, खून की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको आयरन सप्लीमेंट्स, या ऐसे बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स तो लगभग सभी बच्चों को देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोगों की हड्डियों में कैल्शियम तभी जमा होता है जब वो उन पे वेट बेयरिंग होता है, उन पे लोड पड़ता है, उन पे प्रेशर पड़ता है। तो जब तक हम ये बच्चे हम लोग देखें कि मुख्य लक्षण ही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से ट्रांसलोकेट नहीं कर पाते, अपने को चल नहीं पाते हैं, तो उनकी हड्डियों में से कैल्शियम जो है लीच आउट होता है, या ऑस्टियोपोरोज होती हैं, या हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो ऐसे बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी ज़रूर देना चाहिए। और उनके खाद्य पदार्थ में भी कैल्शियम रिच खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध और नॉन वेजिटेरियन जैसे कि अंडे वगैरह ज़रूर शामिल करने चाहिए, ताकि उनके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम नहीं हो। और बाकी चीज़ें जैसे बैलेंस और हेल्दी डाइट में होनी चाहिए, जैसे कि उनको कुछ अनाज जैसे कि गेहूं की रोटी या चावल, या हर तरह की उनको दालें, या नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ जैसे कि फ़िश, चिकन या एग प्रोटीन के लिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ मिल्क आइटम्स, ये इस तरह से डाइट को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस तरीके से हम लोग डाइट बैलेंस करते हैं तो वो बच्चे कभी कुपोषण का शिकार नहीं होते, जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है सेरेब्रल पाल्सी में। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि बच्चे सेरेब्रल पॉल्सी के शिकार हैं, लेकिन वो डॉक्टर तक सही समय पे नहीं पहुंच पाते, काफ़ी देर से आते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ये काफ़ी अहम सवाल है, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी में जितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके पीछे मुख्य वजह यही है कि बच्चे देर से आते हैं, 3 साल के बाद आते हैं, या कभी कभी तो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पे भी बच्चे आते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे के ब्रेन में प्लास्टिसिटी का गुण होता है, तो ये प्लास्टिसिटी का गुण ज़्यादातर 3 साल के पहले देखने में मिलता है। तो अगर ये बच्चे हमारे पास 3 साल से पहले आए तो इनका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है, या कई बार तो मिराकुलस इम्प्रूवमेंट देखने में मिलता है। अगर बच्चे हमारे पास शुरू से ही फॉलोअप में रहते हैं, जैसे 3 महीने, 6 महीने से, और उनका सेरेब्रल पाल्सी माइल्ड टाइप का है, हेमीपैरेटिक या डाइप्लेजिक है, तो मिराकुलस बहुत ही अच्छा रिकवरी देखने में आता है। तो हम काफ़ी स्ट्रेस इस बात पे देना चाहते हैं कि बच्चों को जल्दी भेजें। और देर होने का क्या कारण है? जब पहली बार ऐसे बच्चे दिखाने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, तो कभी कभी हमारे जो डॉक्टर गण हैं उनके तरफ से ही निगेटिव रिएक्शन रहता है कि अरे ये बच्चा तो ठीक नहीं हो सकता है, जाओ इसकी सेवा करो, या कभी कभी तो और बुरे कमेंट या दिल तोड़ने वाले कमेंट या डिस्करेजिंग कमेंट्स मिलते हैं। और जब पेरेंट्स 2-3 जगह ऐसा ही कमेंट सुनते हैं तो उनको ये एहसास होने लगता है कि इस बीमारी का शायद कोई इलाज नहीं है, तो वो फिर घर बैठ जाते हैं। और ऐसे घर बैठे बैठे वो जो इम्पॉर्टेंट गोल्डन पीरियड है, वह इम्पॉर्टेंट जो 3 साल के अंदर का समय है, वो बीत जाता है। मांसपेशियाँ इतनी सख्त हो जाती हैं कि कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं। तो इस स्थिति में इलाज भी पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ से हमें बचना है। आप लोगों को ऐसे बच्चों को जल्दी लेके आना है,
और काफ़ी पॉजिटिव रही है, ऑप्टिमिस्टिक रही है। ऐसे बच्चे अगर जल्दी हम लोगों के पास पहुँचें तो काफ़ी सुधार देखने में मिलेगा। तो दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि बच्चे में सेरेब्रल पॉल्सी की कोई भी लक्षण दिखते हैं तो तुरंत चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। आइए जानते हैं कि इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आगे हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि वैसी बीमारियां जिनका कि पूर्ण इलाज नहीं है, संपूर्ण इलाज नहीं है या कंप्लीट क्योर नहीं है, उनके लिए प्रिवेंशन ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी रिवार्डिंग है, अच्छा रिजल्ट देता है जी। तो उसी तरह की बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी। तो इसको भी प्रिवेंट करने का हमें बिल्कुल अच्छा उपाय करना चाहिए जी। और किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने का या रोकथाम करने का सबसे आसान तरीका है उसके कारणों के अंदर जाएं। तो सेरेब्रल पाल्सी के क्या कारण हैं, तो जो भी कारण हैं उनको एक एक करके हम लोग उनकी रोकथाम अगर कर सकें, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मुख्य कारण हैं कि कम उम्र में प्रेगनेंसी को हम लोग रोकें, छोटी छोटी बच्चियां प्रेग्नेंट ना हो जी। उनका पोषण ऐसा हो कि उनकी लंबाई वजन सही प्रकार ले ले तब वो प्रेग्नेंट हो, उनमें खून की कमी ना हो, उनमें कैल्शियम की कमी ना हो, उनमें और किसी भी तरह के पोषण की कमी ना हो। 2 बच्चों में 3 साल का या उससे ज़्यादा का गैप मेंटेन करें और प्रेगनेंसी में होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि इन्फेक्शन होना है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है या प्लेसेंटा का इधर उधर होना या ब्लीडिंग होना, इस तरह के किसी भी प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए ये बेस्ट उपाय है कि आप एक ऑब्स्टेट्रिशियन या लेडीज़ डॉक्टर या गायनी की डॉक्टर के कंसल्ट में हमेशा रहें प्रेगनेंसी के दौरान और शुरुआती महीनों में महीने और उसके बाद के महीनों में हर 15 दिन में चेकअप कराएं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी माँ के साथ अगर हो रही हो जिसका बच्चे पे प्रभाव पड़ने वाला है या बच्चे के साथ हो रही हो उसी का बच्चे के ब्रेन पे प्रभाव पड़ने वाला है, उसको समय पे डिटेक्ट कर लें तो हम लोग इससे बचा सकते हैं जी। और प्रेगनेंसी के टाइम जो कॉम्प्लिकेशन है हमने देखा उनको कैसे बचाव किया जाए, तो हम लोग हमेशा यही कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराइए। इंस्टीट्यूशनल मतलब हॉस्पिटल्स में और अच्छी जगहों में, अच्छे सरकारी अस्पतालों में या अच्छे प्राइवेट अस्पतालों में डिलीवरी हो, बच्चे का जन्म हो, जहाँ की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहाँ की बच्चों के डॉक्टर उपलब्ध हैं। बच्चा अगर नहीं रोया, ऑक्सीजन नहीं मिला तो उसके लिए रिससिटेशन की या इलाज की सुविधा है, सांस नहीं लिया तो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऐसी जगहों में ही डिलीवरी कराएं। ऐसा ना हो कि घर में डिलीवरी करा दें या अनट्रेंड लोगों से डिलीवरी करा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ बचाव हो जाता है सेरेब्रल पाल्सी का। और जन्म के बाद होने वाले कुछ कारण जैसे कि बच्चों को बोतल से दूध पिलाने की वजह से या शहद चटाने से या कुछ और ऊपर की चीज़ें देने से बच्चों में इन्फेक्शन लग जाता है, तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को कभी ना दें। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही दें जिससे बच्चों को कोई इन्फेक्शन नहीं लगेगा। खास करके शुरुआत के 3 दिन का दूध जिसको कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इन्फेक्शन से बचाने की क्षमता होती है, वो बच्चों को जरूर पिलाएं और बच्चों को नियमित टीकाकरण दें जिससे कि उनको इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने के बाद मेनिंजाइटिस होता है, इंसेफेलाइटिस होता है, इस तरह के इन्फेक्शन होने से बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और बच्चों को ऐसी जगहों पे जहाँ की खतरा है जैसे रोड पे, ट्रैफिक में, हाई राइज पे, ऊंचाई पे, सीढ़ियों पे, सावधानी ऐसी जगहों पे रखें ताकि उनको गिर के सिर में चोट ना लगे और चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होना और सेरेब्रल पाल्सी ना हो। उसी तरह से बच्चों को जन्म के बाद जो जॉन्डिस होती है उससे भी बचाने का उपाय करना चाहिए ताकि उसके बाद जो कर्निक्टरस या डिसकाइनेटिक सीपी होती है उससे भी हम लोग बचा सकते हैं। सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग काफ़ी डिटेल में सेरेब्रल पाल्सी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात ये कि सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिखने वाली कुछ बीमारियां हैं जिनका बहुत ही अच्छा इलाज है अगर समय पे पकड़ में आ जाएं तो
सभी बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी के रूब्रिक में या अम्ब्रेला में या सेरेब्रल पाल्सी के बक्से में रख के और शांति से बैठ जाते हैं कई बार लोग, इवन डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और पेरेंट्स भी। तो ऐसा ना करें, चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि उनका अच्छे से चेकअप हो कि क्या ये सेरेब्रल पाल्सी की बीमारी है या सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिखने वाली, इलाज की जा सकने वाली बीमारी है या क्योर की जा सकने वाली बीमारी है। जैसे कि मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया कि थायराइड की परेशानी, बच्चे को अगर थायराइड हार्मोन की कमी हो तो वो सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिखने वाली होते हैं, लेकिन जैसे ही वो थायराइड की कमी का पता चले और थायरोक्सिन हार्मोन हम लोग देने लगे, उनके सारे लक्षण धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और बच्चे बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, समय से अगर पता चल जाए तो। उसी तरह से एक बीमारी होती है डीफ म्यूटिज्म या गूंगा बहरा जैसे हम लोग कहते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे बोलते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, तो कई लोगों को लगता है कि ये मंदबुद्धि बच्चा है, सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक जांच होती है जिसको बेरा टेस्ट बोलते हैं, वो ईएनटी के एक्सपर्ट या दूसरे डॉक्टर करते हैं। अगर उसमें भी पता चल जाता है कि ये बच्चा कान से ऊंचा सुनता है, उसको कान से सुनने वाली मशीन अगर लग जाए और उसके बाद स्पीच थेरेपी कराने लगें तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चे जैसा हो जाता है, तो वो भी सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, वो सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिखने वाली चीज़ है। तो पहला तो मुख्य पॉइंट ये है कि सेरेब्रल पाल्सी जैसी दिखने वाली चीज़ों को पकड़ने के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर्स के पास जाएं ताकि वो क्यूरेबल चीज़ों को डिटेक्ट करके उनका जल्द से जल्द इलाज कर दें ताकि वो सेरेब्रल पाल्सी में कन्वर्ट ना हो जाए। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप अपने बच्चों को जितनी जल्दी हमारे पास लेके आएंगे, जितनी जल्दी हम लोग उनका डायग्नोसिस बनाएंगे, जितनी जल्दी हम लोग उनको थेरेपी देंगे, तो हम लोग न्यूरोनल प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन का फ़ायदा उठाते हुए उन बच्चों को काफ़ी इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। सर, इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, अपने अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप YouTube चैनल पे बने रहिए। इसी के साथ वक्त हो रहा है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य समस्या का समाधान लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।